जब से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है तभी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू ये जनगणना महज राजनीतिक लाभ कमाने की कवायद है या यह पिछड़े तबकों के सामाजिक आर्थिक उद्धार में सचमुच मददगार साबित होगा। सवाल इसके समय को लेकर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर्फ 16 महीने हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सत्ता में बैठी पार्टियां इससे राजनीतिक लाभ कमाना चाहती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका तर्क है कि बिहार में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। फिलहाल ये बता पाना कठिन है कि बिहार में जातिगत जनगणना राजनीतिक से प्रेरित कोई सियासी खेल है या पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की सरकार की एक नेक कवायद। ये तो आंकड़ों के सार्वजनिक होने और उन पर होने वाले विचार विमर्श से पता चलेगा, मगर इससे शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि मंशा चाहे जैसी भी हो उसे पूरा करने के लिए आंकड़ों की दरकार होनी भी चाहिए और आंकड़ों से ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। आप इस बात को समझिए कि जातिगत जनगणना हो रही है और इसको लेकर राजनीति इसलिए भी हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि जातिगत जनगणना से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन जब यह आंकड़ा सार्वजनिक होगा तब पता चलेगा कि आखिर लाभ किसे हुआ। आखिर वाकई में जातिगत जनगणना से जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनका उत्थान होगा या फिर राजनीतिक लाभ कमाया जाएगा। सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है 16 महीने दूर हैं और लोग कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं और 2025 की भी तैयारी समझिए तो लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस चुनाव लड़ना बाकी है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जानबूझकर जातिगत जनगणना करा रहे हैं क्योंकि इससे उनको लाभ मिल रहा है। तो सवाल यह भी है कि लाभ सबको मिलना चाहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव केंद्र सरकार के पास पहले गए थे इस मांग को लेकर कि आप जातिगत जनगणना केंद्र लेवल पर कराइए और केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाए, तब पता चलेगा कि पूरे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि यह बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराना उचित समझा और कराना शुरू भी कर दिया। अब इस बात को समझिए आप कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी उस समय के आंकड़े पर अभी तक आरक्षण चला आ रहा है। तो इसको लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं कि क्या वाकई में जिस जाति के जितने लोग हैं उनको उतना आरक्षण मिल रहा है या नहीं। और कहा यह जा रहा है कि इससे 2 ही 3 जातियों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इसमें उपजातियों की गिनती क्यों नहीं हो रही है। भाजपा इसके समर्थन में भी नहीं है और विरोध में भी नहीं है क्योंकि बिहार भाजपा जब एनडीए की सरकार थी उस समय नीतीश कुमार के साथ मिलकर जातिगत जनगणना कराने की बात में सहमति जताई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन खुद न बोलकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे मना करा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई और वहां से कहा गया कि जातिगत जनगणना कराना बहुत मुश्किल है, इसमें ज्यादा समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो ऐसे में जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा सकती है। उसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए निकालकर जातिगत जनगणना शुरू करा दिया है। 7 जनवरी से यह जातिगत जनगणना शुरू है। पहले मकानों की गिनती होगी, उसके बाद आदमियों की गिनती होगी, जातियों की गिनती होगी कि किस जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आंकड़ों को सार्वजनिक भी किया जाएगा और सरकार ने भी कह दिया है कि आंकड़े को सार्वजनिक किया जाएगा। आप सबके सामने आंकड़ा होगा कि किस जाति से कितने लोग है यहाँ पर। हालांकि 1931 का जातिगत जनगणना कुछ और कहता है और जब इस बार बिहार में जातिगत जनगणना होगी तो देखते हैं क्या होगा, किस जाति के कितने लोग हैं बिहार में ये पता चलेगा। हालांकि जब आंकड़े सार्वजनिक होंगे तब पता चलेगा कि इससे राजनीतिक लाभ कमाए जा रहे हैं या वाकई में पिछड़े तबके के लोगों का उत्थान हो रहा है। बहरहाल जातिगत जनगणना शुरू है और आपके भी दरवाजे पर कोई जाएगा, आपका जात पूछेगा और उसके बाद लिखेगा कि इस जाति के इतने लोग और इतने लोग इस जाति में हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।